फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मित्तल और कृष्णा कोचिंग सेंटर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो फ्रेंड्स, जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसकी कहानी दो पार्टों में डिवाइड कर रखी है। कितने पार्टों में? दो पार्टों में। एक है सीमापुरी और दूसरा है फिरोजाबाद। जो सीमापुरी है वो है रैग पिकर्स के बारे में, रैग पिकर्स। और जो फिरोजाबाद है वो है बैंगल्स मेकिंग के ऊपर, बैंगल्स मेकिंग यानी कि चूड़ियां बनाने वाले के ऊपर। और जो इसके राइटर हैं वो है नीज जंग, लिखा है ये। ठीक है फ्रेंड्स, दो पार्टों में सीमापुरी और फिरोजाबाद। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, सीमापुरी यानी कि रैग पिकिंग वाला। तो रैग पिकिंग वाले के अंदर क्या होता है कि इसमें जो देखिएगा, नीजन डेली सुबह सुबह साइड नाम के लड़के को देखती है। वो लड़का कूड़े के ढेर में से कुछ सिक्के तलाश करता है। साहेब बहुत समय पहले अपना घर, जो कि इसका घर ढाका में था, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां से छोड़ के आया था। क्यों? क्योंकि ढाका में उसके हरे भरे खेत थे और वहाँ पे तूफान आ गया। तूफान आने की वजह से उसके हरे भरे खेत और उसके घर सब बह गए थे। इस कारण वो भोजन की तलाश में दिल्ली में आया था। दिल्ली के छोटे से बाहरी इलाके, जिसका नाम था सीमापुरी के अंदर वो आया था। तो जब वो कचरे के ढेर में से कुछ सिक्के तलाश कर रहा था तो लेखिका उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो, किस लिए करते हो, तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है क्या? जब साहिब अलम उसका रिप्लाई करता है कि हाँ जी, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उस पर फिर लिखेगा पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब अलम कहता है कि अगर हमारे यहाँ आसपास कोई स्कूल होता तो मैं स्कूल में जरूर जाता, परंतु हमारे आसपास तो कोई स्कूल है ही नहीं, तो मैं जाऊं कैसे? फिर लिखिका उससे कहती है कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम जाओगे? साहिब आलम कहते हैं जी जरूर, अगर आप स्कूल बनवा दो तो मैं जरूर जाऊंगा। तो ये बात कह के दोनों चले जाते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम्स, फिर कुछ समय पश्चात दोनों की मीटिंग होती है और अब दौड़कर साहिब आलम लिखिका के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा स्कूल बनके तैयार हो गया? अब लिखिका को बहुत अपने ऊपर शेम फील होती है। क्यों? क्योंकि वो अनजाने में उसने साहिब आलम से एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिस प्रॉमिस को वो कभी पूरा कर ही नहीं सकती। फिर भी वो साहिब आलम से कहती है ये बच्चे, स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी स्कूल नहीं बन जाता, अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे बन जाएगा। और ये कह के फिर दोनों चले जाते हैं। फिर ऐसी लेखिका उन सीमापुरी वाले जो रैग पिकर्स होते हैं उनको नोटिस करती है। अब साहिब आलम के साथ कुछ और फ्रेंड्स भी होते हैं जो नंगे पांव चलते हैं, जिनके पैरों में जूते चप्पल कुछ भी नहीं होता। अब साहिब आलम कहता है कि मुझे तो अपने नाम का मतलब ही नहीं पता। उसका नाम था साहिब आलम, और साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि संसार का स्वामी। अब उसको अपने नाम का मतलब भी नहीं पता साहिब आलम को। अब लेखिका देखती है कि साहिब आलम और उसके फ्रेंड्स सभी गलियों में नंगे पैर घूमते हैं, और जैसे ही सुबह पक्षी आते हैं भोर में, ऐसे ही साहिब आलम और उनकी टीम आती है और दोपहर में वो अचानक गायब हो जाते हैं। अब जिन सीमापुरी के बारे में ज्यादा जानने के लिए, इन लड़कों के बारे में ज्यादा जानने के लिए, रैग पिकर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए लेखिका सीमापुरी जाती है। कहाँ जाती है? सीमापुरी जाती है, और वहां देखती है कि सन 1971 से बांग्लादेश से बहुत सारी फैमिलीज आई थी और जो सीमापुरी में रह रही हैं और जो फिलहाल कूड़ा बीनने का काम कर रही हैं। अब यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा फैमिलीज हो गई हैं जो सीमापुरी में रहती हैं। कितनी? 10,000 से भी ज्यादा फैमिलीज हैं जो सीमापुरी में रहती हैं। वो कब आए थे? 1971 में। अब उनको 30 साल से भी ज्यादा हो गए सीमापुरी के अंदर रहते हुए। उसके बाद लेखिका एक महिलाओं के ग्रुप से मिलती हैं जो फटी पुरानी साड़ियों में थी। अब लेखिका उनसे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम ये सब काम क्यों करते हो? तो वो औरतें जवाब देती हैं, वो महिलाएं जवाब देती हैं कि हमारे भी खेत थे, हरे भरे खेत थे ढाका में। कहाँ पे थे? ढाका में, जो कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ थे। परंतु वहाँ पे कोई भी फसल पैदा नहीं होती थी ढाका में, हमारे खेतों में। इसलिए हम पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में सीमापुरी में आ गए, और यहाँ उनके घर टूटी फूटी घर हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, छतें जो है टूटी फूटी हैं, उनमें से पानी टपकता है,
टीन की उनकी छतें हैं, उनके घरों की, उनकी झोपड़ियों की, ये सब बातें वो महिलाएं उस लेखिका को बताती हैं कि हमारे लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंस है अपने परिवार का पेट भरना, बाद में एक पहचान। उन महिलाओं के, उन फैमिलीज के सबके राशन कार्ड बने हुए हैं जिसके जरिए उन्हें राशन भी मिलता है। और उनका कहना ये है कि पहचान से जरूरी भोजन है, अगर भोजन मिल जाए तो उन्हें पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अपना पेट भरना, यानी कि इतना तो कमाना कि उनके बच्चों का पेट भर सके। अब साहिब आलम कहता है कि कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में से 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपये मिल जाते हैं और कभी कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है। जब कभी किसी छोटे बच्चे को कोई कूड़े के ढेर में से कोई चीज़ मिल जाए या चांदी का सिक्का मिल जाए तो वो अपनी खोज बंद नहीं करता, यानी कि उसमें से ढूंढना बंद नहीं करता, बल्कि डबल एफर्ट के साथ शुरू कर देता है। आपने भी देखा होगा, अगर आपको कहीं रास्ते में 5 रुपये मिल जाए तो क्या आप उसको उठा के नोट करके चलते रहोगे? नहीं, और आंखें खोल के देखोगे कि कहीं 500 नोट और भी किसी गिरा हुआ हो और भी कहीं मिल जाए। तो ऐसे वो छोटा बच्चा भी और ढूंढता है कि क्या पता उसको और भी सिक्के वहाँ से और भी कॉइन्स मिल जाए। ठीक है, तो यही एक अंतर है एक छोटे बच्चे में और एक बड़े बच्चे में। छोटे बच्चे में कूड़ा ढूंढने का मतलब, यानी कूड़ा बिनने का काम का मतलब अलग है, जबकि एक बड़े व्यक्ति के लिए अलग है। एक बड़े व्यक्ति के लिए कूड़ा बिनने का मतलब होता है कि अपने परिवार को पालना, यानी अपने परिवार का पेट भरना। और जबकि छोटे बच्चे कुछ ढूंढने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए और मनोरंजन के लिए वो इसलिए काम करते थे। अब एक प्रातः लेखिका साहिब आलम को एक क्लब के गेट के बाहर खड़े हुए देखती है और वो देखती है कि उसके पैरों में अब शूज हैं, यानी कि जूते हैं। किसके पैरों में? साहिब आलम के। अब जो साहिब आलम है वो गेट पे खड़ा हुआ क्लब के अंदर देखता है जहाँ पे 2 खिलाड़ी सफेद कपड़े पहन के टेनिस खेल रहे हैं। और वो कहता है कि मैं भी कभी कभी इस क्लब के अंदर चला जाता हूँ खेलने के लिए और गेट कीपर मुझे नहीं रोकता है, वह मुझे खेलने की अनुमति दे देता है, मुझे झूला झूलने के लिए दे देता है। देखती है कि उसके पैर में जूते हैं तो वो ध्यान से देखती है कि उसके एक पैर में, एक शूज में सुराग हो रखा है, यानी कि होल हो रखा है। जिस बच्चे ने अपनी कभी लाइफ में शूज पहने ही ना हो और उसे शूज मिल जाए, चाहे वो सुराग वाले क्यों ना हो, तो उसके सपने सच होने लगते हैं। उसको लगता है कि जैसे उसके ड्रीम पूरे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे ना से तो बेटर है कि कुछ ना कुछ तो है, तो उसे लगता है कि उसके ड्रीम अब पूरे हो रहे हैं। उसे वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी रिच पर्सन ने उसको वो दिए हो, यानी कि त्याग दिए हो। जैसे हल्के फुल्के जूते जब फट जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं, ऐसे ही लगता था जैसे किसी रिच पर्सन ने वो जूते फेंक दिए हो और साहिब आलम ने वो जूते उठा लिए हो, वो पहन लिए हो। ऐसे ही एक बार लेखिका देखती है साहिब आलम को कि वह अब एक टी स्टॉल की तरफ जा रहा है, यानी कि टी बूथ पर जा रहा है, मिल्क बूथ पर जा रहा है और उसके हाथ में एक केतली है, एक चाय की केतली। अब साहिब आलम बताता है कि मुझे टी स्टॉल पर 800 रुपये सैलरी और 3 टाइम का भरपेट खाना मिलता है दुकान पे। अब लेखिका देखती है कि उसके फेस पर, किसके फेस पर? साहिब आलम के फेस पर अब चिंता रहित वो चेहरा नहीं है, यानी कि उसके फेस पर बहुत सारी टेंशन नजर आती है। पहले क्या था? उसका फ्री माइंड था जब वो बोरा उठाता था, लेकिन अब उसके फेस पर टेंशन नजर आती है। क्यों? क्योंकि पहले जो बोरा था वो साहिब आलम का खुद का था, लेकिन अब जो हाथ में केतली है वो उसकी खुद की अपनी नहीं है, बल्कि दुकान के मालिक की केतली है। इसलिए उसको उसमें ज्यादा वेट लगता है केतली में। इस क्यों? क्योंकि अब साहिब आलम अपना खुद का मालिक नहीं रहा, इसलिए। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट आपका पूरा होता है सीमापुरी। आइए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, फिरोजाबाद। लेखिका मुकेश नामक लड़के से मिलती है जो फिरोजाबाद में रहता है। मुकेश अपनी मर्जी का मालिक है। मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। परंतु उस फिरोजाबाद के अंदर लगभग हर फैमिली चूड़ियाँ बनाने का काम करती है और मुकेश की फैमिली भी उन परिवारों में से एक है। लगभग 20,000 फैमिली, लगभग 20,000 बच्चे उस शीशे बनाने वाली भट्टियों में काम करते हैं। उन बच्चों के माता पिता नहीं जानते कि हाई टेम्परेचर पर और डिम लाइट पर, जहाँ पे कोई प्रकाश ना हो, कोई हवा ना हो और इतना अंधेरे कमरे में काम करवाना गैर कानूनी है। ये उन बच्चों के माँ बाप को नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे सारा दिन गर्म गर्म भट्टियों में काम करते रहते हैं और इस प्रकार वो अपने चाइल्डहुड में ही अपनी आई साइट खो देते हैं। वो जो बच्चे हैं जो चूड़े बनाने का काम करते हैं वो बचपन में ही अपनी आई साइट खो देते हैं, यानी कि चाइल्डहुड के अंदर ही अपनी आई साइट को खो देते हैं। मुकेश
प्रसन्नता सहित लेखिका को अपने घर चलने की पेशकश करता है और लेखिका मुकेश के साथ फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में से जाने की तैयार जाती है। जब वो जाती है तो देखती है कि इनकी जो गलियां हैं वो बहुत बदबू मार रही है, बहुत मतलब कूड़ा करकट है, वहाँ के बिल्कुल टूटे फूटे घर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी है फिरोजाबाद की पतली पतली गलियों के अंदर। तो ऐसे ही एक घर के बाहर जाके मुकेश रुक जाता है और दरवाज़ा खोलता है और वहाँ देखता है कि एक घर के अंदर एक युवा स्त्री बैठी हुई है जो शाम का खाना पका रही है। वहाँ पे एक चूल्हा होता है, उस चूल्हे के पास घर के अंदर एक युवा स्त्री शाम का भोजन पका रही है। वो युवा स्त्री मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। जब मुकेश का पिता अंदर से आता है तो बड़े भाई की पत्नी अपना घूंघट आगे कर लेती है, यानी चेहरे के नज़दीक ले आती है और मुकेश का पिता कहता है कि वह अपने लंबे वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी दोनों बेटों को स्कूल जाने में असमर्थ है, यानी कि स्कूल उनको नहीं भेज पाया। वह केवल अपने दोनों बच्चों को चूड़ियाँ बनाने की कला ही सिखा पाया, वह इतना ही कर पाया। ये तो उसका भाग्य है, ये उसकी दादी कहती है मुकेश की कि ये तो उसका भाग्य है कि फिरोजाबाद के अंदर हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, हर दूसरी फैमिली चूड़ियाँ बनाने के काम में ही लगी हुई है। मतलब कोई भी फैमिली इसके अलावा कोई इधर वर्क नहीं करती, लगभग हर फैमिली, हर दूसरा घर चूड़ियाँ बनाने में ही लगा हुआ है। एक अन्य झोपड़ी में लेखिका सविता नामक लड़की से मिलती है जो चूड़ियों को टाँके लगा रही है। उसके हाथ मानो किसी मशीन की तरह इतनी फास्ट मूव करते हैं। सविता के बगल में ही एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई है जो चूड़ियों को टाँके लगा रही है। अब सविता इतनी कम उम्र में ही चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है कि अभी तक उसको ये भी नहीं पता कि चूड़ियाँ इंडियन सुहाग का प्रतीक होती है। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चूड़ियाँ किसकी सिंबल होती है, तो बैंगल्स आर द सिंबलाइज ऑफ इंडियन सुहाग। इंडियन वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जो चूड़ियाँ हैं वो भारतीय सुहाग का प्रतीक होती है। चूड़ियाँ किसका प्रतीक होती हैं? भारतीय सुहाग का, यानी कि भारत के अंदर सुहाग का प्रतीक है चूड़ियाँ। ये मैं 3-4 बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेन लाइन है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब जो उसकी दादी होती है, सविता की दादी को बूढ़ी औरत जो होती है वो सविता की दादी होती है, वह कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया है। जो उसकी दादी होती हैं वो जब कई वर्षों पहले सुहागिन बनी थी और आज भी उसके हाथों पे बैंगल्स होती हैं, यानी उसके हाथ पे आज भी चूड़ियाँ हैं। इतने में उसके दादाजी जाते हैं सविता के और वो कहते हैं, सांत्वना देते हुए कहते हैं, महसूस करते हैं कि मैं खुश हूँ कि मैंने अपने परिवार के लिए कम से कम एक घर तो बनाया, कम से कम एक छत तो है हमारे ऊपर, अपने घर के ऊपर एक छत तो है। तो ये कहकर वो अपने ऊपर बड़ा गर्व महसूस करता है। लेखिका एक पीड़ा की भावना के साथ कहती है कि गरीबी की झंकार तो फिरोजाबाद के हर घर में गूंजती है। फिर लेखिका सविता की दादी से कहती है कि तुम अपने इन सपनों के साथ सहकारी समिति में क्यों नहीं जाते, सहकारी समिति में क्यों नहीं जाते, वहाँ आवाज़ क्यों नहीं उठाते। उनके जैसे सपन ही खराब हो गए हो, बंद हो गए हो, सपन देखना ही, आज़ादी से जीना ही। तो इसके जवाब में सविता के दादाजी कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा कदम उठाते हैं, जब भी हम कोई ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ हटके करेंगे, जब ही गांव के पुलिस वाले, नौकरशाही या जमींदार लोग उनको ऐसा करने नहीं देते और उन्हें प्रताड़ित करते हैं, पनिशमेंट देते हैं कि तुम्हें चूड़ियाँ ही बनानी है, मतलब एक ज़बरदस्ती वाला काम हो गया है ना। वे कहते हैं कि जब से तुम्हें चूड़ियाँ ही बनानी है। तो इस पर लेखिका बड़ी खुश होती है। वो कहती है कि इनमें से एक मुकेश तो ऐसा है जो कम से कम अपना उसने सपना देखा है, बाकी पूरे फिरोजाबाद के अंदर कोई सपना भी नहीं देखता। मुकेश ने कम से कम एक सपना देखा कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और मुकेश से कहता है कि मैं अभी पूरी दूरी पैदल चल के ही तय करूंगा और इस प्रकार वो एक गैरेज में काम करना स्टार्ट कर देता है। मुकेश एक बाइक के गैराज में काम करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है मैं तो मैकेनिक बन के ही रहूँगा। तो उसी के साथ ये स्टोरी फिनिश होती है। तो अगली वीडियो में मिलती हैं अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, द डीप वाटर। थैंक यू।